जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक वर्णमाला है। तो चलिए वर्णमाला पढ़ते हैं। देखिए वर्णमाला, सबसे पहले तो वर्णमाला क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। दो शब्द इंपॉर्टेंट है, पहला तो व्यवस्थित, दूसरा है क्रमबद्ध। ये मत भूलिएगा, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी वर्णमाला की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 निर्धारित की गई। ये इंपॉर्टेंट है, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 निर्धारित की गई। अब निर्धारित करता कौन है, तो ये केंद्रीय वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली, ये निर्धारित इसने किया। अब देखते हैं 52 शब्द तो निर्धारित की गई है, तो 52 कौन कौन से शब्द ये देख लेते हैं। देखिए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अन आह। गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13। तो 13 शब्द आपके, 13 वर्ण ये हो गए। ठीक है, 13 वर्ण ये हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है का ख ग घ अंगा, चा छा जा झा अइया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा मा, फिर पा फा बा भा मा, या रा ला वा, शा 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 हा, छ त्रा ज्ञा। तो गिन लीजिए 5 10 15 20 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, और ये दो है ड़ा और ढा, 37 2 38। तो इधर आ गए 38, इधर वाले में अपने कितने हो गए थे, 13। अब आप यहाँ पे, इधर 13 है इधर 38 है, तो 38 और 13 आप जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 8 3 12 1, ये 52। देखिए ये टोटल 52। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52। और ये मैंने आपको गिन के बता दिया कि वर्णों में, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। ठीक है, अब आता है कि वर्णमाला में मूलतः, देखिए देखिए मेरी बात सुनिएगा, हिंदी में बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपसे क्वेश्चन के हिसाब से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णमाला में कुल, कुल शब्द में देखिए, वर्णमाला में कुल कितने शब्द, सॉरी, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, कुल लगा रहेगा फिर वर्ण बोलेगा तो आपको 52 कहना है। लेकिन रहेगा वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण है, मूलतः लगा रहेगा मूलतः, तो मूलतः फिर 46 वर्ण है। अगर 46 वर्ण है और कुल 52 है तो 6 कम हो गए, तो 6 कौन से कम हो गए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये दो वर्ण कम हो गए। ठीक है, ये दो वर्ण कम हो गए, ये बाद में जुड़े तो ये दो वर्ण कम हो गए। उसके बाद ये 4 वर्ण कम हो गए। क्यों क्यों ये कम हो गए, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का मतलब है दो को जोड़ करके बनाए गए हैं। तो भैया ये मूल शब्द का मूलतः बोला है ना, मूलतः वर्ण कितने हैं। भैया आप जब दो को जोड़ करके बनाओगे तो फिर भाई मूलतः कहाँ रह गया। जैसे भाई, जैसे मैं बोला छा, छा बना है, ठीक है, तो छा जो है वो आपका का और सा से मिलके बना है। छत्रा त्रा जो है वो आपका ता, आधा ता और रा से मिलके बना है। ज्ञा, ज्ञा जो है वो आपका जा और या से मिलके बना है। और जो आपका श्रा है वो आपका शा और रा से मिलके बना है। तो भाई ये संयुक्त व्यंजन हो गए ना, ये मूलता नहीं है। तो मूलता हुआ तो दो आप ये हटा दिए। ठीक है, अब ये भी तो आपको मालूम है, ये ढा और ये आपका, ये दोनों के नीचे बंदे, तो ये भी मूलता नहीं रह गए। ठीक है ना, तो मूलता में ये दो और ये चार, ये चार को हटा देंगे तो जब 52 में आप चार हट, सॉरी ये दो और ये चार और दो 6 हटा देंगे तो आपके 46 हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है तो 52 मारिएगा, जब मूलतः बोलेगा तो आप 46 मानना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए वर्ण स्वर, जब हम वर्ण पढ़ते हैं तो उसमें वर्ण दो आते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण दो प्रकार के वर्ण है, स्वर और व्यंजन। तो पहले देखिए, चलते देखते हैं स्वर की, स्वर की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए याद रखिएगा, जब भी आपसे कभी भी स्वर बोलेगा तो स्वर की हमेशा चार कंडीशन होती है। गांठ मतलब ध्यान पूरे दिमाग में खोल के रख लीजिए, स्वर की चार कंडीशन, चार कंडीशन के अलावा नहीं। जैसे कौन कौन सी चार कंडीशन, ठीक है, वे वर्ण जिनकी अपनी स्वतंत्र ध्वनि, एक कंडीशन हो गई कि स्वर वो होंगे जिनकी अपनी स्वतंत्र ध्वनि होगी, पहली कंडीशन। दूसरी, अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, मतलब बिना सहायता के बोले जाएंगे, ये हो गई उसकी दूसरी कंडीशन। किसी वर्ण की सहायता नहीं, सिर्फ अकेले अपनी सहायता से बोले जाएगी। तीसरी कंडीशन होती है जिससे शुरू उसी में खत्म, जिससे शुरू होती है, जैसे मैंने बोला आ, तो आ में देखिए ना, आ से शुरू आ में खत्म, ई से शुरू ई में खत्म, ऊ से शुरू ऊ में खत्म, और कोई दूसरा सा वर्ण नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बोला का, तो देखिए का, आ, का, खा,
ये का भी आ रहा है और आ भी आ रहा है ना? लेकिन स्वर के साथ ही आ, ई, उ, ए, ओ आप कुछ भी बोलेंगे जिससे शुरू उसी में खत्म। और आखिरी है कि इनके उच्चारण में जीभ में बाधा उत्पन्न नहीं होनी। बाधा उत्पन्न का मतलब है कि देखिए अब बिना जैसे जीभ में बाधा उत्पन्न होने का मतलब जीभ मुड़ती नहीं है, जीभ मुड़ती नहीं है, ठीक है ना? मुड़ने को बाधा बोलते हैं। अब जैसे आप बोलेंगे तो जीभ में हलचल होगी तभी तो स्वर अब ध्वनि निकलेगी। हलचल जैसे बोले आ, आ, ई, उ, ऐ, तो जीभ में हलचल होगी, ठीक है ना? लेकिन वो मुड़ेगी नहीं और मुड़ने को हम यहाँ पे बाधा बोल रहे हैं, ठीक है? जब मुड़ जाती है, जैसे हम व्यंजन पढ़ेंगे वहाँ जीभ खूब मुड़ती है। जैसे आप रा बोलिए तो मुड़ेगी, ला बोलिए तो मुड़ेगी, है ना? तो इस तरह स्वरों में जीभ नहीं मुड़ती। 4 कंडीशन। स्वतंत्र ध्वनि होगी, बिना किसी सहायता से बोले जाएँगे, जिससे शुरू होंगे उसमें खत्म होंगे और जीभ में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अब आगे बात आती है कि स्वर की संख्या को लेके बात आती है, ठीक है? तो हमने देखा कि अब क्वेश्चन देखिएगा, पूछेगा कि स्वर की कुल संख्या कितनी है, मतलब कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो कुल स्वरों की संख्या मैंने आपको ये बताया, ये 13, ये है 13। कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो आप ये 13 लगाइएगा, ये गिन के मैंने बता दिया और ये लिखे हुए हैं, ठीक है? अब आगे देखिए, अगर आपसे बोलेगा कि अब पहले क्या बोला, कुल स्वरों की संख्या, आपसे बोलेगा संख्या मतलब स्वरों की संख्या कितनी है, सिर्फ संख्या, कुल ने नहीं लगाएगा। कुल स्वरों की संख्या बोलेगा तो 13। स्वरों की स्वर कितने हैं या स्वर की संख्या कितनी है तो 11। अब भैया बोलोगे 11 है तो आप 2 कौन से कम कर दिए? आपने बोला ना भई मैंने आप बोलोगे 11 है तो आप 2 कौन से कम कर दिए? इन दोनों को कम कर दिए। अब आप बोलोगे इन दोनों को कम क्यों कर दिए? क्योंकि ये जो स्वरों की 4 कंडीशन है ना, उसमें पूरी तरह खरे नहीं उतरते, पूरी तरह पालन नहीं करते। कैसे पालन नहीं करते? जैसे मैंने बोला कि स्वरों की 4 कंडीशन यहाँ बोला। ये कि वे वर्ण जिनकी अपनी स्वतंत्र ध्वनि, हाँ, इनकी स्वतंत्र ध्वनि है अन, अन, आहा, ठीक है? ये बिना किसी वर्ण की सहायता से बोली जाती है, ये गलत है। ये किसी की सहायता से बोली जाती है। जैसे मैंने बोला अन, दो और ये मैंने आहा लिखा, ठीक है? अब आप इसको जब विच्छेद करेंगे ना तो ये आता है अन और आहा, ये। अब देखिए स्वतंत्र ध्वनि तो है, मतलब स्वतंत्र ध्वनि इस तरह मान लीजिए कि अन, हालाँकि इसमें भी आप कह सकते हैं कि 2 ठे मिलके बने हैं, तो थोड़ा अन करके, ठीक है? लेकिन ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है, बिना किसी भाई 2 हैं, अन, ठीक है? फिर ये जिससे शुरू उसमें कहाँ खत्म हो रहा है भाई? आ से शुरू हो रहे हैं, ना में खत्म हो रहे हैं, आ से शुरू हा में खत्म हो रहे हैं, तो ये भी फिर जब आप देखेंगे अब बाधा उत्पन्न जब अन्न बोलते हैं ना, तो ये जो आपकी जीभ है ना, ये ऊपर उसको तालु बोलते हैं, जहाँ टच होती है, टच होती है। तो ये क्या है ना, ये पूरी तरह खरे नहीं उतरते, पूरी तरह खरे नहीं उतरते। इसलिए इनको हम इन मतलब स्वर कुल में से 2 हटा देते थे। जब बोलेगा स्वरों की कुल संख्या तो 13, लेकिन स्वरों की संख्या तो 11, इन दोनों को हटा दिए। अब यहाँ क्या लिखा है सर? यहाँ लिखा है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। ये लिखा है ना संख्या और उच्चारण, मतलब उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या आप 10 बता रहे हैं, मतलब आप इसमें फिर एक कम कर दिए। तो इसमें कौन कर दिए? तो इस वाले में हमने री कम कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या है ना, ये भी पूरी तरह नहीं होता। कैसे नहीं होता? जब बाकी ये सब स्वतंत्र ध्वनि है, री बोलेंगे स्वतंत्र ध्वनि है, ये बिना किसी उच्चारण से बोली जाती है, री बोलिए और कुछ नहीं आता। री, री मेरे भाई आप ना री को ना, मेरी बात सुनिए, री को ना ये नहीं समझिएगा। री ये नहीं है भाई, ये गलत है। री अपनी एक स्वतंत्र ध्वनि है, ये अलग है। ये री और ये बड़ी री, ये दोनों अलग है। ये री अलग है। उच्चारण एक जैसे होता है, माइन्यूट अंतर होता है, हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये री अलग है, ठीक है ना? तो री 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 की अपनी एक स्वतंत्र ध्वनि है, ठीक है ना? बिना किसी, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। री जिसमें शुरू हो रहा है उसमें भी खत्म हो रहा है। री कुछ नहीं है, री, लेकिन ये फॉलो नहीं करता। बाधा उत्पन्न करे जब आप री आपकी जो जीभ है ना ऊपर टच होती है, री ऊपर जाती है। तो इस कारण इस उच्चारण के आधार पे हम यहाँ से 10 में से इन 3 मतलब 10 में फिर हम ये 11 में से एक और री हटा देते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, कुल स्वरों की संख्या 13, स्वरों की संख्या 11, उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10। मैंने आपको बता दिया जितना। अब देखिए हुआ क्या कि देखिए, अब जब इन ईस की बात मैं बता रहा हूँ, जब क्या हुआ, जब अन्न और आहा हुआ, तो भाई ये हुआ कि अन्न आहा पूरी तरह स्वरों को की डेफिनेशन नहीं उतरते, खरे नहीं उतरते। तो भाई अब आप इसको, अब 2 ही है हमारे पास, या तो हम स्वर में रखें या व्यंजन में रखें। जब व्यंजन के पास गए तो व्यंजन के पास गए तो व्यंजन के पास गए, तो जब हम व्यंजन से बोले तो व्यंजन बोला कि भाई हम वो शब्द हैं जिसके अंत में स्वर आते हैं। जैसे का बना है का, आधा और आ से। किसी भी आप व्यंजन को बोलेंगे लगभग सबके लास्ट में स्वर आता है, लेकिन यहाँ पे भैया स्वर पहले आ रहा है।
देखिए ना, आ और ना, आ ना। तो व्यंजन बोला कि भाई हमारी श्रेणी वाले नहीं है, ये हमारी बिरादरी के नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सारे, आप गा बोलिए, ना बोलेंगे भी तो आधा ना और आ, सारे अंत आखिरी में स्वर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो हमने फिर इसको क्या किया कि इनको हमने इसको ना, स्वर के पूरी तरह है, देखिए स्वर के हैं लेकिन पूरी तरह नहीं, और व्यंजन के तो बिल्कुल तरह नहीं है। तो हमने इसको मान लिया कि भाई ये अयोग्य है। क्या है? अयोग्य है, किसी योग्य नहीं है, अयोग्य है। क्या मान लिया? अयोग्य। इनको क्या मान लिया हमने? ये अयोग्य है। और बाद में अयोग्य बन गया आपका अयोग वाह। ये बाद में अयोग बन गया, अयोग बिगड़ के बन गया अयोग वाह। तो ये जो अन है और आहा, ये आपका है अयोग वाह। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अन और आहा क्या है? ये आपका अयोग वाह है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप वैसे आप जब बोल देखेंगे कि अनहा आएगा किस में, तो मानेंगे आप स्वर में, लेकिन इसको क्या कहेंगे? अयोग वाह, अयोग वाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? आ, अम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? आह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको जैसे ये हो गया, तो इसको हम दूसरी भाषा में क्या शब्द क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? तो ये है अनुस्वार, अनुस्वार कहलाता है। और ये ये विसर्ग लग जाता है ना, तो ये हो जाता है विसर्ग आपका। ठीक है, को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन बोलेगा अयोग वाह कौन है, तो आप बोलेंगे अन आहा। अयोग वाह की संख्या कितनी है? तो कितनी है? दो। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये एक वर्णमाला है, वर्णमाला लिखा हुआ जैसे स्वर है, ह्रस्व दीर्घ स्वर व्यंजन इतने सारे जो है, अयोगवादी है, अयोगवादी है। देखिए ये एक शॉर्ट नज़र है, बाकी मैं इसको इतना डिटेल आपको पढ़ाऊंगा कि आज के बाद आपको कभी दोबारा किसी से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वर्णमाला। ठीक है, तो चलिए अब हम स्वर पढ़ रहे हैं। तो स्वर को मूलतः दो भागों में तोड़ते हैं। पहला है आपका, इसके चार नाम है: मूल स्वर, हास्य स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। मूल स्वर, हास्य स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक, ये चारों एक ही के नाम है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखें तो जो वर्ण किसी स्वर से मिलकर नहीं बने होते, मतलब ये मूल होते, किसी स्वर से मिलकर नहीं बने। जैसे जैसे मैं आपको बोलूं आ, तो आ किसी से मिलकर बना नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं आ, बड़ा आ, तो ये ना छोटा आ और छोटा आ दो दो से मिलकर बने हैं। मैंने आपसे बोला ई, तो ये किसी से मिलकर नहीं। लेकिन मैंने आपसे बोला बड़ी, तो ये ना छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बना है। मैंने आपसे बोला ऊ, तो ये स्वतंत्र किसी, लेकिन मैंने आपसे बोला बड़ा ऊ, तो ये ना छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बना है। फिर जैसे मैंने आपको बोला री, भैया ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, ये किसी से मिलकर नहीं बना है। तो अगर आपसे बोलेंगे मूल स्वर कितने हैं, तो चार, आ ई ऊ री। हास्य स्वर कितने हैं, तो चार, आ ई ऊ री। लघु स्वर कितने हैं, चार, आ ई ऊ री। और एक मात्रिक स्वर, क्योंकि एक मात्रा, देखिए ये द्विमात्रिक शब्द है। ठीक है ना, देखिए आ ई ऊ री। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए संधि स्वर, दूसरा, पहला हो गया मूल स्वर, दूसरा हो गया संधि स्वर। संधि स्वर की, संधि स्वर को आगे दो भागों में तोड़ते हैं। संधि स्वर आगे दो भागों में, एक कहलाता है दीर्घ स्वर और एक कहलाता है संयुक्त स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ, जैसे मैंने ये आपको बताया ना, ये यही संधि स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जब दो एक जैसे स्वरों से मिलकर बने, जिसको हम सजाती बोलते हैं। तो जब सजाती स्वरों से मिलके बनते हैं तो वो दीर्घ स्वर बनता है। और जब वी जाति यानी अलग अलग जाति के, तो उनसे क्या बनता है? संयुक्त स्वर। जैसे देखिए आपसे बोलेंगे किस सजाती स्वर का है, तो ये आ एक जाति के हो गए तो बड़ा, ई एक जाति के हो गए तो बड़ी, ऊ ऊ एक जाति के हो गए तो ऊ। ये क्या हो गया? तीन आपके, ये तीन आपके दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, मैं आपको और आगे डिटेल समझा देता हूं। जैसे ये मैंने आपको यहाँ पे तोड़ के बता दिया ना, जैसे ये आपका हो गया आ, ठीक है, ये हो गया ई और ये हो गया ऊ। ठीक है, ये क्या से आ प्लस आ, ये ई प्लस ई और ये ऊ प्लस। ठीक है, ये हो गया दीर्घ स्वर। एक ही, ये क्या, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या बोलेंगे? सजाती स्वरों से मिलकर बने होंगे, स्वरों से मिलकर बनेंगे। ठीक है, और संयुक्त की देखेंगे तो क्या होगा? विजातीय स्वरों से मिलकर बने होंगे। ठीक है ना। अब विजातीय स्वर में कौन कौन से, जैसे आप बोले ए, ए काहे से मिलके बना पता? आ और ई से मिलके ए बना है, आ और ई से मिलके ए बना है। फिर दूसरा आई, आई काहे से मिलके बना है? ये आ और ए से मिलके बना है, ए से मिलके आई बना है। नेक्स्ट ओ, ये ओ किससे बना है? ये आ और ऊ से मिलके बना है ओ। फिर आओ, ये कैसे मिलके बना है?
आ और ये ओ से मिलके औ बन गया। ठीक है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो 3। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4। और अगर आपसे पूछ देगा कि संधि स्वरों की संख्या कितनी है? तो 3 दीर्घ स्वर के, 4 संयुक्त स्वर के, तो टोटल संधि स्वरों की संख्या 7। कौन-कौन से होंगे? अब मैं एग्जांपल भी बता दूं तो संधि स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आ गया नेक्स्ट आता है प्लुत स्वर। तो देखिए प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? प्लुत स्वर का प्रयोग 2 जगह, जैसे पुकारने या संबोधन में, या नाटक में जब पात्र होते बोलते हैं ना, जब नाम बोलते हैं तो थोड़ा बढ़ा करके बोलते हैं, तो संवाद नाटक, जब नाटक में पात्र कैरेक्टर एक दूसरे से बात करते हैं, संवादों में इसका प्रयोग होता है। ये त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हास्य स्वर, मूल स्वर एक मात्रिक। दूसरा मैंने आपको बताया संधि स्वर 2 मात्रिक, क्योंकि 2 से मिलके बना है। तो ये त्रिमात्रिक। अब त्रिमात्रिक कैसे हो जाती है? जैसे आप बोलेंगे राम, जैसे राम बोले तो कोई दिक्कत नहीं। राम, तो आपने जब राम बोला लंबा खींच के ना, तो या ये राम, राम। या बोले जब आप बोलते ओम, 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 जब आप ओम बोलते हैं ना, तो ये क्या खींचता है? ओ, ओ, ओम, ओम, ओम। जितना आप खींचेंगे उतना ये बढ़ता जाता है। ओम लंबा खींचता है। तो ये क्या होता है? एक मात्रा ये, और ये मिल जाती है त्रिमात्रा। ठीक है ना? अब ये एक भी हो सकता है। अब कम खींचेंगे तो ये एक हो गया, लंबा खींच देंगे तो ये और भी लंबा हो जाएगा, नहीं तो एक, इसको एक मात्रिक बोलते हैं। ठीक है? तो त्रिमात्रिक शब्द सिर्फ कहाँ पुकारने, संबोधन या नाटक में जो पात्र एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो उसमें प्रयोग होता है। ठीक है? तो नेक्स्ट नेक्स्ट फिर हम आगे है जीवा के आधार पर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।